हम्म। गुड इवनिंग दोस्त। आज हम आपके लिए कुछ प्रश्न का सीरीज लेकर के आए हैं। वो ऐसे प्रश्न जिसके कारण जो है छात्र का क्या होता है, रिजल्ट रुक जाता है, आपका रिजल्ट रुक जाता है। सबसे पहली बात तो ये समझना है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न जो है दो तरीके का आता है। तब पहला प्रश्न जो होता है ये एक तरीके का, जो 60 से 70% जो है प्रश्न आता है, वो लगभग लड़का जो तैयारी करता है, बिना तैयारी करने वाला नहीं, जो तैयारी करता है वो बनाता है। वो 65 से 70% क्या है, 65 से 70% लड़का उसको बनाता है। और बाकी जो बच गया 30 से 35% प्रश्न, इसको क्या है, ये या तो वहां पर जाकर के ओ पढ़े थे अब नहीं समझ आ रहा है, क्या था ऑप्शन, दो ऑप्शन तो छाट दिए, दो ऑप्शन में क्या दें यही समझ में नहीं आता है। अब क्या है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो वो देखे ही नहीं होते हैं। तो उस तरह का प्रश्न का एक पूरा का पूरा सीरीज जो ये 30 से 35 है, जिसके कारण रिजल्ट रुकता है, वो 30 से 35% प्रश्नों का जो सीरीज है, उस तरह के प्रश्नों का सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं। ये उसका पहला सीरीज है और आगे भी इसका सीरीज आएगा। और आप लोग हमसे जुड़े रहिए, समझे ना। हमारा चैनल जो है दिव्या जीएस एकेडमी, इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो भी है, कुछ भी यदि लगे कि हमको ये नहीं, ये चीज़ आपको पढ़ाना चाहिए, ये या ये लाना चाहिए, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नों का सीरीज। ये पहला प्रश्न आपके सामने, ये केबीसी वाला मोड में आ रहे हैं अभी हम, अमिताभ बच्चन वाला केबीसी वाला मोड में। चलिए, ये कंप्यूटर महाशय जो है आपके सामने पहला प्रश्न लेकर के आ गए हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में आमरण अनशन का प्रयोग पहली बार कहां किया था? समझे ना, क्या है आमरण अनशन का प्रयोग सबसे पहले? तो इसका ये ऑप्शन देखते हैं कि चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद है, मुंबई है। ये चारों जगह गांधी जी ने क्या किया है, सत्याग्रह किया है, मतलब आंदोलन किया है। तो इसमें से कौन सा है जहां पहली बार जो है ये आमरण अनशन जो है, आमरण अनशन का प्रयोग किया था उन्होंने? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर। क्या हो जाएगा, मिल मजदूर वाला जो है, मिल मजदूर के साथ जो है वो आमरण अनशन पहली बार गांधी जी वहीं पर किए थे, अहमदाबाद। अब उसका आ जाता है क्या भाई कि देखिए, इसको दूसरे तरीके से पूछता है, समझे ना, कि अहमदाबाद में जो है गांधी जी ने क्या किया था। तो वहां पर रहेगा क्या, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम असहयोग आंदोलन, प्रथम आमरण अनशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रथम आमरण अनशन। क्वेश्चन वही रहते हैं, लेकिन क्या होता है उसको लोग घुमा घुमा के, आयोग जो है घुमा घुमा के पूछता है। तो अब जैसे चंपारण है, तो चंपारण ये अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था, 1918 में। कब हुआ था, मार्च 1918 में। और ये चंपारण कब हुआ था, तो 1917 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेड़ा कब हुआ था, 1918 में। कब, अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद, समझे ना। गांधी जी आए, पहला सत्याग्रह कहां किए, तो चंपारण में। पहले क्वेश्चन ऐसे ही पूछते थे कि पहला सत्याग्रह कहां हुआ था, तो चंपारण में सबको मार करके आ रहा है, लेकिन बात वहां पर ये नहीं है। अब इसमें यह पूछता है कि पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां होता है। तो ये क्या है, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां हुआ, तो चंपारण में। और यदि आपसे पूछ दे कि पहला असहयोग आंदोलन कहां हुआ, तो खेड़ा में हुआ। तो पहला असहयोग आंदोलन कहां हुआ, तो खेड़ा में। और पहला आमरण अनशन कहां हुआ, तो अहमदाबाद में। गांधी जी से ये जो क्वेश्चन है
ये आपका ये तीनों से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका बन जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, इसका सीक्वेंस भी पूछ देता है। पहला कौन सा हो जाएगा, चंपारण, ये तो सबको ही जानता है। उसके बाद दूसरा क्या है, अहमदाबाद हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा खेड़ा। समझे। अब आइए दूसरे प्रश्न पे, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर किया गया था। समझे ने। सबसे पहले जब साइमन कमीशन का गठन हो रहा था इंग्लैंड में, तो उसमें यह भी बात चला कि भाई कुछ भारतीयों को रखा जाए। लेकिन क्या है, ये चार महानुभाव हैं, चर्चिल, इरविन, जिन्ना, गांधी, ये वो चार ऑप्शन है हमारे। तो इनमें से कौन जो है ये कहे कि भारतीयों को जो है साइमन कमीशन से बाहर रखा जाए। तो साइमन कमीशन से बाहर सबसे पहले ये है कि हम साइमन कमीशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में। ये भारत कब आया था साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। कहां आया था, तो सबसे पहला बार कहां आया था, बंबई में। सबसे कहां आया साइमन कमीशन, बंबई में। अब देखिए इस पर है कि कौन जो है जो ये कहे थे कि भारतीयों को जो साइमन कमीशन जो बना था, आयोग जो बना था, उससे क्या है बाहर रखा जाए। तो बाहर रखने के कौन, पहला ऑप्शन है चर्चिल, इरविन, जिन्ना और गांधी। तो यहां पर भी आप दो ऑप्शन छाट सकते हैं कि जिन्ना और गांधी तो भारतीय ही थे, तो ये दोनों तो कहेंगे नहीं। समझे। तो कौन कहेंगे, ये दोनों में से कौन। समझे। तो चर्चिल और इरविन में इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा इरविन। समझे। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इरविन हो जाएगा। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, तो 7 थे, और 7 के साथ क्या थे, 7 के साथ जो थे अंग्रेज थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस राज्य से हुआ था, ये क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, बंबई, बंगाल, सेंट्रल प्रोविंस, हैदराबाद। यही क्वेश्चन को घुमा करके एक अलग तरीके से पूछ सकता है कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस राज्य से पहली बार हुआ था, क्या पहली बार हुआ था, तो उसका आंसर बदल जाएगा। लेकिन संविधान सभा में निर्वाचन किस राज्य से हुआ, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा बंबई। और यदि कहा जाए कि पहली बार किससे हुआ था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल। समझे। पहली बार किस में हुआ था, तो बंगाल में। और कहां जो है निर्वाचन हुआ, तो मुंबई से। सबसे पहले जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर कहां से चुनाव लड़े थे, तो ढाका से, बंगाल से। उस समय बंगाल, जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो गया, तो वो जो एरिया था जहां से ये चुनाव लड़े थे, वो क्या हो गया, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। तो पूर्वी पाकिस्तान में जाने के कारण क्या होगा, ये वहां से हट गए, और ये फिर जो है बंबई से चुनाव लड़े। अब बंबई से चुनाव लड़के ये जो है संविधान सभा में के सदस्य के रूप में चुने गए, और संविधान सभा के सदस्य के रूप में शामिल हुए। अब आइए अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम महक परी रखा था, क्या महक परी। समझे ना। अभी तक तो आप यही सुने कि 1857 के क्रांति में बिहार से कौन लड़े, लखनऊ से कौन लड़े, कानपुर से कौन लड़े, दिल्ली से कौन लड़े। लेकिन अब यहां पर एक नए तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, जो कि कुछ लोग नहीं सुने हैं और कुछ लोग सुने पढ़े भी हैं। तो ये क्या है, महक परी। महक परी किसको, तो आइए इसका ऑप्शन है जीनत महल, हजरत महल, लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई। कौन, लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई। समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हजरत महल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हजरत महल। हजरत महल जो कहां से थी, लखनऊ से। कहां से, 1857 को कहां से लीड कर रही थी, तो लखनऊ से, है ना। ये उस समय अवध का जो नवाब था उसकी बेवा थी। क्या थी, अवध के नवाब की
विधवा, विधवा थी, समझे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, समझे ना, कौन है? सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? पीर अली, सर सैयद अहमद खान, सईद अमीर अली, बी मोहम्मद जिन्ना, समझे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सईद अमीर अली। तो ये जो है सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल जो है, इसका कहां पर गठन हुआ था? कलकत्ता में। कहां हुआ था? कलकत्ता में। कब हुआ था? 1877 में। कब हुआ था? 1877 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टुअर्ट गार्ड में मैडम भीखाजी कामा ने झंडा फहराया था, यहां किस का सम्मेलन हो रहा था? सबसे पहले बात है कि मैडम भीखाजी कामा, कुछ कुछ टॉपिक जो होता है क्या होता है? वही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? क्वेश्चन बहुत सारे बदल जाते हैं। पहले पूछता था कि मैडम भीखाजी कामा कहां फहराए, तो स्टुअर्ट गार्ड में। अब स्टुअर्ट गार्ड कहां है? जर्मनी में। लेकिन अब क्या है कि जो है स्टुअर्ट गार्ड में झंडा फहराए, वहां पर किसका सम्मेलन हो रहा था? तो ऑप्शन है कम्युनिस्टों का, समाजवादियों का, पूंजीपतियों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका है? तो किसका सम्मेलन हो रहा था? किसका हो रहा था? समाजवादियों का। मैडम भीखाजी कामा जो है वो कब? 22 अगस्त 1907 को। कब जो है? 22 अगस्त 1907 को स्टुअर्ट गार्ड में पहली बार क्या फहराए थे? झंडा फहराए थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? क्या है? कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आइए, पालनी, जावेदी, इलायची, दंडकारण्य, समझे। तो हम इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल क्वेश्चन के रूप में लेते हैं, लेकिन बात यह है कि कुछ क्वेश्चन इसमें तो लिए गए हैं जो आपको नहीं सुना है आपने, या जिसको आपने कभी नहीं देखा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पॉपुलर क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि वही सारा टॉपिक रह जाता है, लेकिन उसमें क्या है? क्वेश्चन बदल जाता है। अब ये भी पूछ सकता है कि कोडाई कनाल जो है जिस पहाड़ी में है, वो पहाड़ी पूछ दे वहां पर, बोले कि किस राज्य में है, समझे ना। तो ये किस पहाड़ी पर है? तो ये है पालनी की पहाड़ी पर। और पालनी की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में, समझे। तो इस तरह से क्वेश्चन को, यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को नोट करिए, और उससे रिलेटेड जब भी चाहे कहाँ कहीं भी मिले तो जो है वो थोड़ा सा कॉपी में आप जगह छोड़िए, और कहीं भी कुछ भी मिले इससे, अब कोडाई कनाल, पालनी या से कुछ भी मिले, तो वहां पर क्या है, फिर जाकर के आप कॉपी में नोट कर दीजिए। वो क्या है? वो आपका प्रॉपर नोट्स होता है, तो आपको क्या करता है? एग्जाम में पास कराता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? समझे रे? सर क्रिक विवाद किस दो देशों के बीच है? तो पहला ऑप्शन क्या है? भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश। किस दो देशों के बीच है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? भारत पाकिस्तान। ये जो है भारत का, गुजरात का जो कच्छ का खाड़ी है, वो गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध, पाकिस्तान का जो सिंध है, पाकिस्तान का सिंध भाग जो है, उसके बीच में कुछ जो है नदी का डेल्टा है, उसी वहीं पे वो विवाद है, जमीन का विवाद है, वो भारत पाकिस्तान के बीच में, जो कि आपको ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोरीबंदा डेल्टा किस डेल्टा का एक उप विभाग है? क्या है? मोरीबंदा डेल्टा। ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि नया नया क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, इसमें से हम जो है मोरीबंदा डेल्टा किस डेल्टा का उपभाग है। अब आइए, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है,
उड़ीसा डेल्टा, बंगाल डेल्टा, बिहार डेल्टा और झारखंड डेल्टा। तो देखिए कि इसमें से आप दो गो ऑप्शन जो है आप आसानी से इसको छाट सकते हैं। कौन? बिहार डेल्टा और झारखंड डेल्टा। क्यों? क्योंकि ये जो है लैंडलॉक राज्य है। क्या है? इसके अगल बगल में क्या है? समुद्र है। नहीं तो जब समुद्र है नहीं, कोई नदी बहेगा तो समुद्र में जाके डेल्टा बनाएगा। ये दोनों ऑप्शन तो हम काट दिए। अब ये दोनों ऑप्शन में जो है हम आए मार करके लगा कि चलो ये दो तो छाट दिए, ये दोनों ऑप्शन में जाकर के हम उड़ीसा को मार के आए। मार के आए क्या हो गया? एग्जाम से बाहर हो गए। क्या हो गया? एग्जाम से हम बाहर हो गए। और जैसे ही हम बंगाल डेल्टा को मारे तो क्या हो गया? एग्जाम के अंदर चले गए। मतलब ये कहाँ है? मोरीबंद डेल्टा, मोरीबंदा डेल्टा कहाँ है? तो बंगाल डेल्टा का एक उपभाग है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का राजा बताया? क्या है? स्वयं को मगध का राजा बताया है। धौली अभिलेख, गिरनार अभिलेख, शाहबाजगढ़ी अभिलेख और भाबरू अभिलेख। तो अशोक का बहुत सारा अभिलेख है, समझे ना? तो इसमें बहुत सारे ये भी पूछता है कि जो है अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी किस अभिलेख में है? तो देवानाम प्रियदर्शी क्या है? देवानाम प्रियदर्शी जो है बहुत सारे अभिलेख में उसका नाम मिलता है। लगभग शायद 32 या 33 अभिलेख में उसका देवानाम प्रियदर्शी नाम दिखता है। लेकिन ये जो वो अपने आप को मगध का राजा जो कहा है वो किसमें कहा है? भाबरू अभिलेख में। किसमें कहा है? भाबरू अभिलेख में कहा है। यदि देवानाम प्रियदर्शी के बारे में बोले तो कोई एक अभिलेख नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे अभिलेख में उसका वो नाम लिखा गया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की? क्या है? लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की? अब आइए देखिए ऑप्शन। 16 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905, 20 अक्टूबर 1905। तो सबसे पहला बात है जो भी आदमी आएंगे और उसको क्या है? मारेंगे। 16 अक्टूबर 1905 एकदम हम तो सही मार के आए हैं। जो भी कुछ भी हो जाए अब इस बार तो सिलेक्शन पक्का है। लेकिन यहाँ जैसे ही हम 16 अक्टूबर 1905 मारते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो जाता है? हम गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर क्या पूछा है? घोषणा पूछा है। ये नहीं पूछा है कि बंगाल विभाजन कब जो है लागू हो गया। जैसे ही पूछेगा लागू, समझे न? जैसे पूछेगा लागू तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये वाला सही हो जाएगा। और जैसे ही पूछेगा कि कब घोषणा किया तो क्या हो जाएगा? ये 20 जुलाई 1905 को क्या है? बंगाल विभाजन का घोषणा किया था। कौन? लॉर्ड कर्जन। उस समय क्या था यहाँ का? लॉर्ड कर्जन यहाँ का वायसराय था। तो 20 जुलाई 1905 को क्या किया? इसका घोषणा किया। जैसे ही 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया तो अगस्त में क्या हो गया? पूछता है कि अगस्त 1905 में क्या हो गया? तो बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। क्या हो गया? बंग भंग आंदोलन क्या हो गया? शुरू हो गया। समझे? और उसके बाद क्या है? 16 अक्टूबर 1905 को जाकर के क्या है? बंगाल विभाजन का पूरे तरह से बंगाल विभाजन लागू हो गया। समझे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस रेजिमेंट ने सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? मतलब ये पूछ रहा है यहाँ रॉयल्स ने क्या होगा? राइफल्स। ये क्रिकेट टीम ने है क्या है? ये बंदूक वाला टीम है। समझे? तो जो क्या पूछ रहा है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस रेजिमेंट ने सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। मतलब पूछ रहा है कि ये चार में से जो है गुलामी के समय में भी कौन सबसे ज्यादा देशभक्त था? तो कौन था? आइए, गोरखा राइफल था कि पंजाब रेजिमेंट था, गढ़वाल राइफल था, राजस्थान राइफल सा कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा गढ़वाल राइफल्स। क्या हो जाएगा? गढ़वाल राइफल्स हो जाएगा। समझे? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी?
किसमें हो गया था? किस अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? तो आइए, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, किसमें होगा? तो ये जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ था, वो था भारत परिषद अधिनियम 1892। समझे ना क्या था? भारत परिषद अधिनियम 1892। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कब बनाए गए? क्या है जो है ये परमानेंट अध्यक्ष? पहले शुरू में क्या चुना गया था? शुरू में जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है टेम्पोररी जो है टेम्पोररी अध्यक्ष चुना गया था, या उसको कह सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन उसके बाद क्या है, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये सब कोई जानता है, लेकिन डेट याद रखना जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कि जो है बिहार या और भी जो एग्जाम है, जैसे रेलवे है, बीपीएससी है, दरोगा है, तो क्या है वो डेट पूछने के लिए जाना जाता है, वो डेट ही पूछेगा। तो आइए देखिए, इसमें से ऑप्शन कभी कभी क्या होता है कि नहीं याद रहे तो और भी चीज़ों से ऑप्शन क्या है हम छांटते हैं। तो जैसे हम 26 नवंबर 1949 देखेंगे तो संविधान सभा का भी अस्थायी अध्यक्ष ही चुना जा रहा है, और 1949 दे दिया ऑप्शन में। 1949 को तो सबसे पहले हम छांट देते हैं, क्यों? 26 नवंबर 1949 तक तो संविधान बन के तैयार हो गया था। दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे हम देखते हैं 1949, तो क्या ये इस समय लगभग तैयार हो गया था 9 नवंबर 1949 को, तो ये भी 1949 देखते हैं क्या है, दो ऑप्शन हम हटा दिए। अब ये दो ऑप्शन जो है, ये दोनों ऑप्शन एक अस्थायी अध्यक्ष चुनने का है और एक अस्थायी अध्यक्ष चुनने का है, समझे? अब इसमें आदमी कंफ्यूजन में अस्थायी और अस्थायी, इसलिए प्रश्नों को गौर से पढ़िए। क्या आपके प्रश्न है उसको आप गौर से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, समझे ना? सबसे पहले क्या है कि अस्थायी कौन चुना जाएगा? पहले चुना जाएगा, अस्थायी बाद में चुना जाएगा। तो ये दोनों डेट में देखिए कि पहले कौन आ रहा है, इस तरह का ऑप्शन दे तो ऐसे ही चुनना है। यदि हमको कुछ भी नहीं याद है तब भी हम मार्क आएंगे, क्या है कि अस्थायी पहले चुना जाएगा। कौन है? 9 दिसंबर पहले आता है, 11 दिसंबर बाद में आता है। तो 9 दिसंबर को क्या था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को, समझे ना? सच्चिदानंद सिन्हा को। तो इस प्रश्न का जो है सही, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर 1946। क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर 1946 जो इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ? समझे ना? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ? 2004, 5, 6, 7, कब हुआ? तो इसका सीधा सीधी आंसर क्या हो जाएगा? इसका सीधा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2005। सूचना का अधिकार कब हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन कब हुआ? तो 2005 में, समझे ना? और सब ये पूछ दे कि सबसे पहला जो है, सबसे पहला कौन सा ऐसा देश था जो सबसे पहला सूचना का अधिकार जो है लागू किया था? तो कौन था? स्वीडन किया था। कौन था? स्वीडन किया था। और शायद लगता है 1877 के आसपास में किया था। 1877 में ही क्या किया था ये सूचना का अधिकार? सबसे पहले सूचना का अधिकार लागू करने वाला सबसे पहला देश स्वीडन। और राज्य में यदि पूछ दे कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले हुआ, तो किस में हुआ? तमिलनाडु में। किस में हुआ? तमिलनाडु में। राज्य में पूछा जाए तो तमिलनाडु में, समझे? अब आइए अगले प्रश्न पे। भारत में पंचायत राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायत राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, BR मेहता, अशोक मेहता, GVK राव, या इनमें से कोई नहीं, समझे? तो अशोक मेहता भी मार के आ सकते हैं ऑप्शन में, और BR मेहता भी है,
है ना, क्या है, बी आर मेहता भी मार कर आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आर मेहता। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। कभी क्या है, कभी इसका शुरू क्या है, शॉर्ट फॉर्म भी पूछ देता है, कभी इसका क्या है, लॉन्ग फॉर्म भी पूछता है। क्या होता है, बलवंत राय मेहता। तो कौन थे, पंचायती राज व्यवस्था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसको कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता को। अब अशोक मेहता भी इससे संबंधित है ना, नहीं। चलिए, बलवंत राय मेहता कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो भारत में लागू है, तो त्रिस्तरीय। क्या है, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा यही लागू है। और ये सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले लागू हुआ था कब, तो राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, क्या हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, कौन, नेहरू। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू, कहाँ लागू किए थे, राजस्थान के कहाँ, नागौर जिले में। कहाँ, नागौर जिले में। कहाँ हुआ किए थे, राजस्थान के नागौर जिले में, त्रिस्तरीय। अब यहाँ पर ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि त्रिस्तरीय पूछता है, बोलता है कि 4 स्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू है, तो कहाँ है, बंगाल में। कहाँ है, बंगाल में। अब बहुत सारे जगह जो है क्या है, तो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी है, जैसे दमन दीव, कुछ जो है छोटे छोटे मणिपुर, ये सब क्या है, वहाँ क्या है, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। यदि ये पूछ दे कि सबसे पहला 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था, तो वो था तमिलनाडु में। तो इस तरह का जो भी इंफॉर्मेशन है वो बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन अब यहीं से आने वाला है। वो पंचायती राज व्यवस्था रहेगा, क्योंकि वो पंचायती राज व्यवस्था ही पूछेगा क्वेश्चन में, लेकिन वो क्वेश्चन में अब ये नहीं पूछेगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था। वो तो सबको पता है, राजस्थान के नागौर में हुआ था। लेकिन 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ, तो कहाँ था, तमिलनाडु में। समझे ना। तो इस तरह से जो है आप अपने नोट्स को तैयार करिए, ताकि आपको आगे काम करे। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखिए, दमन गंगा नदी जो है बहता है, समझे ना। यहाँ पर जो है हम एक ऑप्शन को बदलेंगे, गुजरात, राजस्थान नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, गुजरात, महाराष्ट्र। तो दमन गंगा नदी बहता है कहाँ, बिहार झारखंड में बहता है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहता है, गुजरात महाराष्ट्र में बहता है, पंजाब हरियाणा बहता है। कहाँ बहता है, तो दमन गंगा नदी कहाँ है, पश्चिमी घाट से निकलती है। यदि इतना बता दिया जाए तो आप ऑप्शन मार दीजिएगा, पश्चिमी घाट से निकलती है। तो ये पश्चिमी घाट में आता है, नहीं आता है। ये पश्चिमी घाट में आता है, नहीं आता है। ये पश्चिम में है, लेकिन पश्चिमी घाट में नहीं आता है, समझे ना। तो सीधा सीधी इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये पूछा जाए कि दमन गंगा नदी जो है ये किस किस राज्य से मतलब बहती है, तो गुजरात में बहती है, महाराष्ट्र में बहती है, और दमन दीव और दादर नगर हवेली। कौन सा, दमन दीव और दादर नगर हवेली जो है, ये जो एक हो गया है अब, समझे ना। ये केंद्र शासित प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात, समझे ना। इससे क्या है, दमन गंगा नदी बहती है। अब पहले ये क्वेश्चन यहाँ पूछा, राज्य पूछा, अगले बार क्या दे देगा, अगले बार केंद्र शासित प्रदेश दे देगा, समझे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को तैयार करिए। अब आइए अगला प्रश्न पे। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना कब की थी, समझे ना। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती की स्थापना कब की थी,
तो ऑप्शन देखिए 1916, 1920, 1922, 1924। कहाँ कब किए थे? तो ये किए थे कब? 1922 में। 1922 में कहाँ किए थे? तो शांति निकेतन नगर जो है, कौन है? शांति निकेतन नगर, बंगाल में। ये शांति निकेतन नाम से एक स्कूल की भी स्थापना किए थे। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है एक विश्व भारती जो है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, समझे ना, विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना की है। कब? 1922 में। इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि सारा विश्व जो है एक घर है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ये स्टेटमेंट कौन बोले हैं, सारा विश्व एक घर है? तो कौन हो गए? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। वो इसी विश्वविद्यालय के स्थापना के समय बोले थे कि सारा विश्व क्या है? एक घर है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? समझे? भारत में कागजी मुद्रा जो है पहली बार कब शुरू की गई था? समझे? इसमें देखिए 1962, 1862, 1782 और 1662। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1862 में। 1861 में क्या है? 1861 में भारत में एक अंग्रेज क्या लाया था? 1861 में लाया था पेपर करेंसी। पेपर क्या है? पेपर करेंसी एक्ट। क्या है? पेपर करेंसी एक्ट लाया था। कब? 1861 में। क्या लाया था? पेपर करेंसी एक्ट। उसके तहत क्या है? 1862 में क्या है जो है कागजी मुद्रा का पहली बार भारत में क्या हुआ था? मुद्रण हुआ था। आइए अगले प्रश्न पे। पहली बार सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के किस अभिलेख में अंकित है? समझे ना? ये क्या है? ये कुछ ऑप्शन को जो है इसमें हम चेंज करेंगे। इसको क्या है, भाब्रू अभिलेख को हम हटा देंगे, समझे ना, और यहाँ पर जो है हम क्या लिखेंगे? एरन अभिलेख। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। क्या है? एरन अभिलेख। अब आप लोगों को पता चलिए गया होगा कि कौन सा गलती कर दिया। आप प्रिंटिंग वाला जो है, टाइपिंग वाला गलती कर दिया, और आप लोग को डायरेक्ट आंसर जो है पता चल गया इस क्वेश्चन का। इसका सीधा सीधी जो है आंसर क्या आ जाएगा? एरन अभिलेख है। समझे ना? क्योंकि ये 4 में यदि ये बदलने का मतलब क्या हो गया? बदलने का मतलब तो सीधा आप समझ गए हमारा। तो भानुगुप्त के किस अभिलेख में जो है पहली बार सती प्रथा का प्रमाण चला? तो किसमें है? तो एरन अभिलेख में। समझे ना? ये भानुगुप्त के कोई मंत्री थे, उनके मरने के बाद जो है उनकी पत्नी जब सती होने जा रही थी, तो उसका जो है उस अभिलेख में क्या है? वर्णन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को नहर प्रणाली का जनक कहा जाता है? मतलब कौन ऐसा आदमी था जो सबसे ज्यादा जो है नहर बनाया था? दिल्ली सल्तनत का कौन राजा? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। कौन था? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहर कौन, सबसे ज्यादा नहर कौन बनवाया? फिरोज शाह तुगलक। समझे? कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछे कि पहली बार दिल्ली सल्तनत में कौन नहर बनवाया था, तो शायद गयासुद्दीन तुगलक। एक बार आप क्रॉस चेक भी इसको कर सकते हैं। और इस तरह से जो है आप नोट्स जो है बनाइए, ताकि क्या होगा, अगले एग्जाम में जब पढ़ के जाइए तो आप निकाल के आइए, फंसिए नहीं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन कि किस वेद में जो है पिपलाद एवं शौनक नाम की 2 शाखाएं है? समझे न? सबकी शाखाएं नहीं है। पहले क्या है, पहले हम जो है यजुर्वेद की शाखाएं पढ़ते थे,
दो शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। समझे ना? हिंदी के महीना में जाइएगा तो पहला क्या हो जाता है? कृष्ण पक्ष, दूसरा हो जाता है शुक्ल पक्ष। समझे ना? तो उसी पर क्या है, यजुर्वेद का दो भाग था, क्या? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब देखिए, अब पूछ रहा है तो इसमें क्या है, सबसे पहला बात तो है जैसे ही हम इतना बताए आप यजुर्वेद को काट दीजिएगा, भाई यजुर्वेद का ही नहीं है। इसका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यजुर्वेद नहीं होगा। अब तीनों में कौन सा है? इस तीनों में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद है, जिसकी दो शाखाएं क्या कौन सी है? एक पिपलाद है और एक शौनक है। क्या है? पिपलाद और शौनक। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हम या तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, ये कथन है। समझे? और ये किसका कथन था? कौन ऐसा आदमी थे भारत के आजादी के समय में जो ये बात बोल रहे थे कि हम या तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे? समझे ना? और ये सारे लोग जो हैं, ये बेचारा अपनी जान गंवाए, ये आजादी के बाद, और ये तीनों क्या है, आजादी से पहले। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। इस तरह का जो भी इतिहास में जब भी आप किताब पढ़ते हैं, जो भी कथन होता है, वो कथन क्या है, आप उसको नोट्स में एक जगह नोट करिए और उसको बार बार पढ़िए, ताकि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे छात्र नहीं बना पाते हैं। लेकिन यदि आप बना करके आइएगा तो क्या है, आप एग्जाम के अंदर रहेंगे, और जो इस तरह का क्वेश्चन नहीं बना के आएगा वो क्या होगा, एग्जाम के बाहर चले जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पे। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अस्थाई सरकार कहाँ बनाई थी? समझे ना? कहाँ? पहला ऑप्शन क्या है, जापान, जर्मनी, अंडमान निकोबार, सिंगापुर। ये ऐसे आदमी थे जो सब जगह गए थे, जर्मनी गए थे, जापान गए थे, अंडमान निकोबार में रहे, सिंगापुर में रहे। समझे ना? जब यहाँ से ही निकले तो क्या है, इस सब जगह गए। अब यही बात कंफ्यूजन है कि अस्थाई सरकार कहाँ बनाई थी। समझे ना? जापान में, जर्मनी में, अंडमान निकोबार में, या सिंगापुर में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। समझे? आप लोग जो है, ये ऐसे तो हम इस क्वेश्चन के सीरीज के बाद वो सीरीज भी करवाएंगे जो हर एक जो भी पॉपुलर जो लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सारे जो हैं लोग, इन पे जो है उनका पूरा का पूरा बायोग्राफी और उनसे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी हम आगे करवाएंगे। लेकिन यदि अपने नोट्स में तैयार करना चाहते हैं तो क्या है, हर एक आदमी का जो भी आपको लगता है कि वो पॉपुलर थे भारतीय राजनीति में या भारतीय आंदोलन में, उनका क्या है, आप एक प्रोफाइल बना सकते हैं। अगले प्रश्न पे आइए। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के किस आंदोलन का जवाब बांटो और भागो के नारे से दिया था? समझे ना? बांटो और भागो। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन। समझे? कौन थे? तो इसमें कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही क्या मुस्लिम क्या कहा था, कांग्रेस के आंदोलन का जवाब क्या दिया था कि बांटो और भागो। ये क्या करेंगे, बांटेंगे और भाग जाएंगे वाला। चलिए आइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग या मंडल आयोग की नियुक्ति की गई थी? क्या संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग या मंडल आयोग, मंडल कमीशन की नियुक्ति की गई थी? तो क्या है, आर्टिकल 15, 16, 330, 340। यदि आप अनुच्छेद जानते होंगे तो 16 को पहले ही हटा दीजिएगा। समझे न? 15 के तहत किया नहीं गया है। समझे न? ये क्या है, जनजाति से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 300
340 क्या हो जाएगा? 340 में अनुच्छेद 340 में क्या है? पिछड़ जाति आयोग या मंडल आयोग का क्या है? वर्णन है। किस व्यक्ति ने 1938 में वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी? वयस्क मताधिकार क्या है? वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एनएम जोशी, एनएम रॉय। तो कौन थे यहाँ पर जो है? क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यही थे जो 1938 में क्या बोले कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है क्या है, संविधान सभा के जो सदस्य है उसका चुनाव हो और संविधान सभा का जो बनेगा वो क्या है, वो संविधान बनाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। टोर्नेडो क्या है ना? तो क्या है? चक्रवात है। कैसा चक्रवात? तो ये पहला ऑप्शन देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अमेरिका में शीतोष्णकटिबंधीय तूफान, चीन के गोबी मरुस्थल के तूफान, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? सबसे पहले हम क्या बोल दिए? चक्रवात है, समझे ना? तो क्या है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है उसका नाम क्या है? टोर्नेडो। क्या है? टोर्नेडो। आइए अगले प्रश्न पे। हम्बोल्ट शीत धारा जो है चलती है, कहाँ चलती है? ठंडी जलधारा है हम्बोल्ट, वो कहाँ चलती है? दक्षिण अफ्रीका के तट पर, दक्षिण अमेरिका के तट पर, उत्तरी अफ्रीका के तट पर, यूरोप के तट पर। समझे? इसका आंसर ऐसे भी बना सकता है ऑप्शन कि जो है दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, या दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। तो ये कहाँ बहता है? ये जो जलधारा है क्या कहाँ बहता है? दक्षिण अमेरिका के तट पर बहता है। दक्षिण अमेरिका के कौन से तट पर बहता है? तो पश्चिमी तट पे बहता है। कैसे? पश्चिमी तट पर। जब भी आप मैप देखिए तो जो जलधारा जो है विषुवत रेखा के तरफ से जो है वो ध्रुव की ओर जाए वो क्या होती है? गर्म जलधारा होती है। और जो जलधारा ध्रुव के ओर से विषुवत रेखा की ओर दिशा जिसकी रहती है वो क्या होती है? ठंडी जलधारा होती है। ये आप जाकर के मैप में आप देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पे हैं। कृष्णा नदी डेल्टा से गोदावरी नदी डेल्टा तक के तट पर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तट को क्या कहते हैं? ये पर नहीं, तट को क्या कहते हैं? उत्कल तट, नॉर्थ सरकार तट, गोलकुंडा तट या कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ आता है? तो ये पश्चिम में पड़ता है। गोलकुंडा तट नहीं है, समझ रहे? तो क्या हो जाएगा? उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट? तो नहीं, ये जो है ये जो है गंगा से क्या है? गंगा से गोदावरी, ऐसे ही याद रखिए। गंगा से गोदावरी के पास जब जाता है तो क्या हो जाता है? उत्तरी सरकार तट या नॉर्थ सरकार तट इसको कहते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है? गोदावरी से कृष्णा तक क्या हो जाता है? गोदावरी से कृष्णा तक क्या होता है? उत्कल तट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा गोदावरी लिखा है। आप उत्तर से चलिएगा दक्षिण की ओर तो क्या उत्तरी सरकार तट जो है क्या है? गंगा और गोदावरी, गंगा का जो डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, उसके बाद है। तो ये उत्तरी सरकार तट है, उसके बाद उत्कल तट है। उसके बाद क्या हो जाता है? कृष्णा के बाद क्या होता है? कोरोमंडल तट हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन। ताना भगत आंदोलन जो है, ताना भगत आंदोलन है वो किसान आंदोलन है, दलित आंदोलन है, आदिवासी आंदोलन है? तो आइए इसमें केवल एक, केवल दो, 1 3 या 1 2, समझे? और किताब में जो है ये किसान आंदोलन भी दिया हुआ है, समझे न? दलित आंदोलन भी दिया हुआ है, समझे? लेकिन बीपीएससी जो है, बीपीएससी टीचर वाला में इसका आंसर बीपीएससी दिया है क्या? सिर्फ दलित आंदोलन, समझे न? तो आप समझ लीजिए आप किताब क्या है, बीपीएससी जो ऑथेंटिक मानता है भाई वो तो वही मानता है। यदि इस तरह का प्रश्न पूछे तो क्या उसका होगा? दलित आंदोलन होगा। आज जो है ये सीरीज जो है, इस क्वेश्चन का सीरीज जो है अंत हो गया। और इसके बाद जो है आप इस चैनल को
यदि और अगला सीरीज ये देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो है अगला देखिए। धन्यवाद आपका।